फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे ईरान की। ईरान में बीते कुछ दिनों में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरी ईरान में पहले 5.1 और दूसरी बार 2.5 तीव्रता का भूकंप फोर्डो प्लांट के पास आया है। ईरान में ये भूकंप ऐसे समय आए हैं जब तेहरान पर इसराइल के हमले हो रहे हैं। इसराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं। इन भूकंपों के आने की वजह विशेषज्ञ प्राकृतिक मान रहे हैं, तो वहीं ऐसे भी दावे हैं कि ये भूकंप ईरान के परमाणु परीक्षण करने की वजह से महसूस किए गए। इसराइल के हमलों के बीच ईरान में आए इन भूकंपों की गहराई कम थी। तेहरान और आसपास के क्षेत्रों में ये झटके महसूस किए गए। भूकंप के डेटा और विशेषज्ञों के विश्लेषण से पता चलता है कि ये भूकंप प्राकृतिक घटनाएं हैं, न कि परमाणु गतिविधियों के कारण ये झटके आए हैं। इसके बावजूद कई तरह की अटकलों का दौर जारी है। ईरान में भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ हर साल 2000 से अधिक भूकंप आते हैं, जिनमें 15 से 16 भूकंप 5.0 से अधिक तीव्रता के होते हैं। 2006 और 2015 के बीच के एक दशक के विश्लेषण में ईरान में 96,000 भूकंप दर्ज किए गए। इसके बावजूद हालिया भूकंपों को लेकर सवाल उठे क्योंकि इनकी गहराई 10 किलोमीटर थी और केंद्र सेमनान के मिसाइल परिसर के करीब था। हालांकि भूकंपीय डेटा में इसे किसी न्यूक्लियर टेस्ट से नहीं जोड़ा गया है। विशेषज्ञों के मानते हैं कि परमाणु गतिविधियाँ, विशेष रूप से भूमिगत परमाणु विस्फोटों से भूकंप आ सकते हैं, क्योंकि विस्फोट के पास टेक्टोनिक तनाव जारी होता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस तरह के विस्फोट भूकंपीय घटनाओं को ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर विस्फोट की तुलना में बहुत हल्के होते हैं। विस्फोट स्थल से 10 किलोमीटर की दूरी तक ही सीमित होते हैं। हम वैज्ञानिकों का कहना है कि वे तरंग पैटर्न का विश्लेषण करके इनके बीच अंतर करते हैं। परमाणु विस्फोट मुख्य रूप से पी तरंगे उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक भूकंप पी और एस तरंगे दोनों उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा परमाणु विस्फोटों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगे प्राकृतिक भूकंपों से भिन्न होती है। बर्कले सिस्मोलॉजी लैब के अनुसार परमाणु परीक्षण सिस्मोग्राम में पी तरंगों का प्रभुत्व होता है, जबकि प्राकृतिक भूकंप मजबूत एस तरंगे भी उत्पन्न करते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार भूकंप विज्ञानी मोमेंट टेंसर सॉल्यूशन जैसी विधियों का उपयोग करके दोनों के बीच अंतर करते हैं, जो झटकों के तंत्र की पहचान करने के लिए तरंगों को उनके मूल तक वापस ले जाते हैं। 15 जून को फोर्डो के पास 2.5 तीव्रता की घटना सैन्य कार्रवाइयों के साथ हुई, लेकिन व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBTO सहित विशेषज्ञ विश्लेषण ने पुष्टि की है कि ये झटके प्राकृतिक पैटर्न से जुड़े हैं। बातें करते हैं ईरान इसराइल की। ईरान के साथ संघर्ष में उलझे इसराइल को अमेरिका की ओर से मदद मिल रही है, लेकिन वह सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं है। अब माना जा रहा है कि अमेरिकी फ़ौज ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। इसकी वजह ईरान के पास अमेरिकी फ़ौज के ठिकानों पर हलचल है। अमेरिकी सेना ईरान के पास ईंधन भरने वाले विमानों की तैनाती कर रही है। अमेरिका के विमान वाहक पोत भी पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरानी ठिकानों पर हमले की योजना बना रहा है। इसराइल ने 13 जून को ईरान पर हमले शुरू किए थे। ईरान ने इसराइली अटैक का मजबूती से जवाब दिया। ईरान ने अपनी मिसाइलों से इसराइल के कई प्रमुख शहरों में हमले किए हैं। संघर्ष तेज होने के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की अपील की है। हालांकि अभी तक ट्रंप ने सीधे युद्ध में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अमेरिकी फ़ौज अलर्ट मोड पर दिख रही है। द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 16 जून को कम से कम 31 ईंधन भरने वाले विमान अमेरिकी ठिकानों से यूरोप की ओर रवाना हुए, जो पश्चिम एशिया में ऑपरेशन के महत्वपूर्ण पड़ाव बिंदुओं पर रुके हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसे तैनात विमानों की सटीक संख्या पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ऐसे 31 विमानों का बेड़ा एक साथ काम करने वाले 200 लड़ाकू विमानों का समर्थन कर सकता है। अमेरिकी फ़ौज की इस तैनाती से पता चलता है कि यह संभावित रूप से ईरान के ऑपरेशन की तैयारी है। USS निमित्त करियर स्ट्राइक ग्रुप ने वियतनाम में अपने निर्धारित पोर्ट कॉल रद्द कर दी है। ये अमेरिकी जंगी जहाज़ दक्षिण चीन सागर छोड़कर पश्चिम एशिया में विमान वाहक पोतों में शामिल होने जा रहे हैं। अमेरिका ने इसराइल के साथ ईरान पर हमले का फैसला लिया तो ईंधन भरने वाले विमान और विमान वाहक पोत उसके लिए सबसे अहम होंगे। इसराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साइटों को निशाना बनाते हुए बमबारी की है। हालांकि हमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने की बात कही जा रही है। इसकी वजह ईरान परमाणु साइटों को ज़मीन के नीचे होना है। इसराइल के पास ऐसे बम नहीं है जो बहुत ज़मीन के अंदर तक जा सके। ऐसे में इसराइल को अमेरिकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना ही B-2 बमबर्षक का उपयोग करके ज़मीन के नीचे हमला कर सकती है। ये बात करें ईरान की विदेश मंत्री की धमकी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागाची ने धमकी दी है कि इसराइल के साथ जंग में अमेरिका भी शामिल हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और इसके खतरों से कोई भी देश नहीं बच पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका इसराइल के समर्थन में संघर्ष में शामिल हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा होता है
तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ईरानी विदेश मंत्री ने जिनेवा में यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में संघर्ष विराम के लिए सहमति नहीं बन पाई। जिनेवा से लौटते हुए इस्तांबुल में मीडिया से बात करते हुए रागाची ने बयान दिया। रागाची ने कहा कि वे आगे भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान का अमेरिका से बातचीत का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक इसराइल की तरफ से हमले जारी रहेंगे वे संघर्ष विराम को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। जिनेवा के एक होटल में करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक के बाद जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल ने कहा कि अच्छा नतीजा यह है कि हमें लगा कि ईरान बातचीत जारी रखने को तैयार है और सभी अहम मुद्दों पर बात करने को इच्छुक है। उन्होंने कहा कि बैठक काफ़ी गंभीर रही। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी रहे। हमने साफ कर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकता। इसराइल ने भी हाल ही में एक बयान में कहा कि ईरान के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के उद्देश्यों को हासिल नहीं कर लिया जाता। इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल कॉट्स ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में तेहरान में संभावित तख्तापलट की ओर इशारा किया है। इसमें उन्होंने लिखा, तेहरान के ऊपर तूफान गुजर रहा है, शासन के प्रतीकों पर बमबारी की जा रही है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है। इसमें प्रसारण प्राधिकरण भी शामिल है। लोगों की भीड़ भाग रही है। तानाशाही का पतन इसी तरह होता है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा की गई कार्रवाई से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत को लेकर एक बार फिर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर में सिंधु जल संधि, व्यापार और आतंकवाद की खिलाफत जैसे लंबित मुद्दों पर वार्ता की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से ये बात कही है। पाकिस्तान के सरकारी टीवी पीटीवी की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है। पाकिस्तान के सरकारी टीवी पीटीवी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए बयान के अनुसार शहबाज ने रूबियो के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान पाकिस्तान की इच्छा की पुष्टि की। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। पीटीवी के अनुसार शहबाज ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूबियो की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप के सकारात्मक बयान दक्षिण एशिया में शांति के लिए अत्यंत उत्साहजनक है, जिसे केवल पाकिस्तान और भारत के बीच सार्थक वार्ता शुरू करके ही संभव बनाया जा सकता है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने से पहले उनकी धार्मिक पहचान की गई। इन मृतकों में अधिकांश पर्यटक शामिल थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 रणनीतिक फैसले लिए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्तों के कर्मचारियों की संख्या घटाना भी शामिल था। इसके बाद जवाब में पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र भारतीय उड़ानों के लिए बंद कर दिया था। इसके बाद भारत ने 7 मई का ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के 9 एयरबेस भी ध्वस्त हो गए। हालांकि बाद में पाकिस्तान सरकार का एक डोजियर लीक भी हुआ, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इससे भी ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया था। यह सैन्य कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.